गाइस, यहाँ है हमारा पार्ट सेकंड न्यूरो एनाटॉमी का, जिसमें है पेरिफेरल नर्व्स एंड गैंग्लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेरिफेरल नर्व्स क्या होती हैं कि पेरिफेरल नर्व्स की अगर हम शुरुआत की बात करें, तो पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं ये कम्युनिकेशन फॉर्म करती हैं, फॉर्म्स कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द सीएनएस। दीज फॉर्म द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द सीएनएस। अब ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती हैं। तो सोमेटिक नर्व्स होती हैं और एक ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं। तो जो सोमेटिक नर्व्स होती हैं वो जो बाहर होंगी सीएनएस से, सोमेटिक नर्व्स जो होंगी। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होंगी वो पार्टली सीएनएस में होंगी और पार्टली बाहर होंगी। ठीक है, सो दिस इज इट वुड लुक लाइक। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से पार्ट पेरिफेरल नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो क्या क्या फॉर्म करते हैं। तो पेरिफेरल नर्व फाइबर कंटेन फॉलोइंग नर्व फाइबर: सोमेटिक इफरेंट। सोमेटिक इफरेंट नर्व फाइबर वो होते हैं जो सीएनएस, जो स्केलेटल मसल्स से, इफरेंट मतलब जो सीएनएस से मसल तक इंफॉर्मेशन लाएगा। इफरेंट मतलब जो सीएनएस से, सीएनएस टू मसल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा इफरेंट। और अगर सोमेटिक है तो मतलब स्केलेटल की बात हो रही है। अगर विसरल है तो स्मूथ मसल्स की बात हो रही है। स्मूथ मसल्स कहाँ पे हो जाएंगी? जो ब्लड वेसल्स में है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में है, जो जहाँ पे वो सारे कैसे पाए जाएंगे? विसरल इफरेंट नर्व फाइबर्स पाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं गैंग्लियन की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करिए कि गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज। नर्व सेल बॉडीज, सिर्फ नर्व सेल की जो नर्व सेल बॉडीज का कलेक्शन है आउटसाइड द सीएनएस, उसे हम बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है। फिर अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्व की बात करें, तो पेरिफेरल नर्व का बेसिक स्ट्रक्चर, पहले आप ये क्लासिफिकेशन समझ लीजिए कि मैं आपको समझाता हूँ कि पेरिफेरल नर्व का बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए इस प्रकार से ये। सो थोड़ा ब्लर है लेकिन देखने की कोशिश करिएगा। ये समझ लीजिए ये पूरी एक नर्व है। ये ये पूरी एक नर्व है। ये पूरी एक नर्व है। तो ये जो नर्व है, पूरी की पूरी नर्व, ठीक है, उसके अंदर नर्व फाइबर्स होंगे। तो अब जैसे अगर हम बात करें तो ये जो छोटे छोटे से आपको नजर आ रहे हैं ये नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, जब बहुत सारे नर्व फाइबर्स और इनके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एंडोन्यूरियम। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एंडोन्यूरियम। और फिर ये जब बहुत सारे बंडल बना लेते हैं तो ये बन जाता है फेसिकल्स। नर्व फेसिकल, जैसे मसल फेसिकल होता है ऐसे ही नर्व फेसिकल होता है। तो नर्व फेसिकल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है पेरीन्यूरियम। क्या होती है? पेरीन्यूरियम। ये ब्लड वेसल आपको नजर आ जाएगी यहाँ पे। अगर हम इसको और अंदर जाएं, इसके अगर हम इसके और अंदर जाएं तो हमें दिखेंगे बहुत सारे नर्व बंडल। ठीक है, और उस नर्व बंडल के हमें अंदर दिखेगा एक्सॉन। ठीक है, इसको अगर हम बाहर निकाल के ऐसे अगर फाड़ के देखें तो, और अगर इन सारे बंडल को एक तरफ बांध दें तो ये एपिन्यूरियम लेयर इनको बांध लेती है। और ये क्या बनाते हैं? पेरिफेरल नर्व बनाते हैं ये सारे मिलके। अगर बहुत सारे नर्व फेसिकल्स को बांध लिया जाए, और जिसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिन्यूरियम होती है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। एंडोन्यूरियम लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। पेरीन्यूरियम स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको दिखेगी ईच नर्व फाइबर, एक्सॉन, स्वान सेल्स, बेसल लेमिना। एंडोन्यूरियम में अगर आप देखोगे तो सराउंड्स इंडिविजुअल नर्व फाइबर। ठीक है, एक एक नर्व फाइबर को अगर सराउंड करिए तो एंडोन्यूरियम। पेरिन्यूरियम सराउंड नर्व फेसिकल्स, फॉर्म ब्लड नर्व बैरियर। आप ये भी याद कर सकते हैं कि पेरिन्यूरियम जो होती है वो फॉर्म ब्लड नर्व बैरियर। एपिन्यूरियम की अगर हम बात करें, सराउंड्स नर्व बंडल्स एंड इंटायर मसल्स। पूरे नर्व बंडल को अगर वो सराउंड कर रही है तो वो एपिन्यूरियम हो जाएगी। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं माइलिन शीथ की। देखिए माइलिन शीथ के बारे में सीधी बात है कि माइलिन शीथ इज अ इंसुलेटिंग शीथ सराउंडिंग द एक्सॉन्स ऑफ। तो बात चल रही थी नोट्स ऑफ रेनवियर के बारे में। तो अगर नोट्स ऑफ रेनवियर हमसे पूछे कि भाई नोट्स ऑफ रेनवियर है क्या, तो सीधे आप बोल देंगे कि भाई नोट्स ऑफ रेनवियर गैप्स होते हैं दो। किस 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 के बीच में गैप्स होते हैं? तो द गैप बिटवीन द सेगमेंट ऑफ माइलिन शीट, द सेगमेंट ऑफ माइलिन शीट
सेगमेंट ऑफ माइलिन एंड बिटवीन द एडजेसेंट स्वान सेल्स इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। समझ के देखिए, ये एक्सॉन है और इसके ऊपर ये माइलिन शीट ऐसे करके बिखर रखी है। तो ये पूरा इसके अंडर जो होता है पूरा एक स्वान सेल होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट स्वान सेल्स के बीच में जो जगह होगी, जो एडजेसेंट स्वान सेल्स के बीच में जो जगह होगी, ये स्वान सेल्स आ गए आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, NOR, ठीक है। मैंने आगे टर्म भी यूज करी है NOR करके। तो ये नोड ऑफ रेनवियर होती है बिटवीन, सीधे बोलने दें आपको, सेगमेंट ऑफ माइलिन एंड बिटवीन, और किस किस के बीच में बोल सकते हैं, बिटवीन सेगमेंट ऑफ माइलिन एंड बिटवीन एडजेसेंट स्वान सेल्स इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। एक ये थोड़ा वैसा है कि पढ़ सकते हैं आप इसे, लेकिन कोई जरूरत नहीं। माइलिन शीट थिकनेस इज रेगुलेटेड बाय NRG1, न्यूरोग्यूलिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करेंगे तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस देखो, प्रोटेक्शन एंड फिजिकल सपोर्ट्स टू द एक्सॉन, पहला फंक्शन हो गया। फिजिकल सपोर्ट तो देता ही है, साथ साथ में प्रोटेक्ट भी करता है। इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन्स, इंसुलेशन करता है एक्सॉन्स की। इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है, अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंडक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शटअप, इलेक्ट्रिकल जैसे हम कहते हैं ना कि लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने की वजह से, लोड बढ़ने की वजह से सर्किट फेल हो गया, ठीक है। तो ये सब इस इन इंसुलेशन करता है माइलिन शीथ एक्सॉन्स का। अगर हम बात करें तो एक चीज, एक और काम है इसका, इंक्रीजेस नर्व कंडक्शन बाय सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है? सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है जंपिंग मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स, जंपिंग मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। इट इज जंपिंग कंडक्शन, इट इज जंपिंग कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर थोड़ी ब्लर है बट आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये दिख जाएगा आपको कि अगर नॉर्मल उसमें जाएगा तो पहले आपको इन चीज, ये 2 से 3 जंप लेनी पड़ेगी, लेकिन नोड ऑफ रेनवियर के में एक्टिव साइट बन जाते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और सीधे 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 सॉल्टेटरी कंडक्शन की वजह से अपनी जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसके कंडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो कहते हैं कि जितनी थिकनेस होती है, the thickness of the myelin sheath is directly proportional to the speed of action potential। तो अब क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें नर्व फाइबर्स की, तो ग्रुप ए में हाईली माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ग्रुप बी के नर्व फाइबर्स की बात करें तो थिनली माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। ग्रुप सी के नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब ये नहीं कि माइलिन शीट है ही नहीं, बस उसमें माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स, 0.2 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स हमें माइलिन शीट मिलती है देखने को, तो हम उसे नॉन माइलिनेटेड ही बोलते हैं। अब थोड़ी हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़ लेते हैं। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि क्लिनिकल एनाटॉमी तो जितना आपसे पढ़ा जाए उतना पढ़िए, क्योंकि क्लिनिकल एनाटॉमी इज द बेस्ट थिंग दैट कैन, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी ऐसी चीज है कि आप को हमेशा काम देगी, अभी भी फर्स्ट ईयर में भी एंड इवन इन द फाइनल ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एनाटॉमी है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग। बेड वेटिंग का मतलब कि भैया बिस्तर पे किसी ने, जो बिस्तर पे छोटे बच्चे 2 3 4 साल 5 साल के बच्चे जो है बिस्तर पे ही उनका टॉयलेट हो जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो ये होता कि है, ये तब तक होता रहता है जब तक कंप्लीशन ऑफ माइलिनेशन, जब तक भाई माइलिनेशन नहीं होगा, तो माइलिनेशन की वजह से क्या कहते हैं, कंडक्शन स्लो रहता है। कंडक्शन स्लो रहता है तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल पहुंचते पहुंचते देर लग जाती है, उसकी वजह से ही। तो असल में होता क्या है कि एट अकर्स टू कंप्लीशन ऑफ माइलिनेशन ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट फाइबर्स दैट कंट्रोल्स द एम्पटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रैक्ट फाइबर्स का जब तक माइलिनेशन नहीं होता है, और ये ट्रैक्ट फाइबर्स का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं एम्पिटिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इनका जब तक माइलिनेशन नहीं होता है तब तक बेड वेटिंग होती रहती है। तो एन्यूरेसिस इज अ क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। इट अकर्स इन द फर्स्ट 3 to 6 years ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें आगे में, तो नर्व इंजरीज की बात कर लेते हैं हम। तो नर्व इंजरीज 3 तरीके की बताई है हमें वीडी चौरसिया में। एक है न्यूरोटोमासिस,
एक है एक्सोनॉटमेसिस, एक है न्यूरोप्रैक्सिया। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ऐसा टेबल सी बना ली है कि जिसमें एक्सॉन और माइलिन शीट दोनों डैमेज्ड हो रही हैं, एक्सॉन और माइलिन शीट दोनों डैमेज हो रही हैं, वो न्यूरोटमेसिस है। एक्सोनॉटमेसिस वो है जिसमें एक्सॉन तो डैमेज हो रहा है लेकिन माइलिन शीट डैमेज नहीं हो रही है। फिर तीसरा हमें दिखेगा न्यूरोप्रैक्सिया। न्यूरोप्रैक्सिया में ना ही एक्सॉन डैमेज होता है ना ही माइलिन शीट डैमेज होती है, बस डेंड्राइट्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो दोनों है एक्सोनॉटमेसिस और न्यूरोप्रैक्सिया, इसमें जो होता है रीजनरेशन पॉसिबल होता है, लेकिन न्यूरोटमेसिस में जो रीजनरेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं नर्व के डीजनरेशन और रीजनरेशन की। देखो, नर्व का डीजनरेशन एक होता है, डीजनरेशन हो गया, अगर नर्व में इंजरी होती है तो उसमें डीजनरेशन और रीजनरेशन प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो डीजनरेट होगी, फिर जब उसे एक एक लेवल पे होकर पूरी डीजनरेट हो गई, फिर उसके बाद रीजनरेट होनी शुरू होती है। तो डीजनरेशन में एक होता है वेलेरियन डीजनरेशन, एक होता है वेलेरियन डीजनरेशन। इसमें क्या होता है, डिस्टल सेगमेंट, डिस्टल सेगमेंट मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये ये हमारा आपका न्यूरॉन समझ लीजिए, ये हमारा न्यूरॉन समझ लीजिए, ये एक्सॉन एंडिंग हो गई। तो ये जो पार्ट है डिस्टल सेगमेंट, ठीक है, डिस्टल सेगमेंट मतलब दूर वाला, तो इसमें जो चेंजेस दिखेंगे उसे वेलेरियन डीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है माइलिन एंड डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो हम देख रहे थे रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में था फेगोसाइटोसिस ऑफ डेब्रिस, सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद स्वान सेल्स प्लोरिफरेट करेंगे, फिर एक्सोनल ग्रोथ होगी, एक्सोनल ग्रोथ के बाद इलोंगेशन ऑफ द एक्सॉन होगा, एक्सोनल इलोंगेशन हो जाएगी, एक्सोनल ग्रोथ होगी, उसके बाद रीजनरेशन ऑफ माइलिन, और जब माइलिनेशन पूरा सबसे एंड में माइलिन का रीजनरेशन होता है, उससे पहले इलोंगेशन ऑफ एक्सॉन होता है। सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ रीजनरेशन अकॉर्डिंग टू बीडी चौरसिया क्लिनिकल एनाटॉमी इज फिनिश्ड। अब हम बात करेंगे सीधे गैंग्लिया के बारे में। सो गैंग्लिया इज गैंग्लिया है क्या? तो गैंग्लिया मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्रीगेशन ऑफ cell body of neurons outside the CNS is called ganglia. Aggregation of cell bodies of neurons outside the CNS is called ganglia. तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेंसरी गैंग्लियन, एक होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो सेंसरी गैंग्लिया के दो दो सेंसर जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड सेंसरी गैंग्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये एग्जांपल होते हैं सेंसरी गैंग्लियन के। देखिए मैं आपको कैसे समझाना चाहता हूँ, देखिए ये आप समझ के देखिए, मैं आपको दूसरे उस पर समझाता हूँ पहले। समझ के देखिए, ये आपका एक ये सेंसरी गैंग्लियन है। तो सेंसरी गैंग्लियंस में होता क्या है कि समझ के देखिए, ये न्यूरॉन्स हैं। सो न्यूरॉन्स जो होते हैं इसमें स्फेरिकल होते हैं और सूडो यूनिपोलर होते हैं, और जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं इसके आसपास, जो सारे सैटेलाइट सेल्स हैं, ये एक मिनट देखिए इस तरीके से, ठीक है, समझ के देखिए, ये न्यूरॉन्स हैं और ये छोटे छोटे न्यूरॉन्स इसके अंदर हैं। ये मैंने एक बिग स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे, ये इसके न्यूरॉन्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, और ये जो हैं ये नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंसरी गैंग्लियन की बात करें तो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये असल में क्या कहते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में होते हैं, और अगर ऑटोनॉमिक की बात करें तो वो भी बंडल्स में होते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको नोट्स में भी दिखाऊंगा। और ये जो बाहर के सेल्स हैं, ये न्यूरॉन से अटैच जो सेल्स हैं, ये हैं सैटेलाइट सेल्स। कौन से सेल्स हैं? सैटेलाइट, सैटेलाइट सेल्स। ठीक है, और ये एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं अराउंड न्यूरॉन्स। मेरे को बस इतनी ही बात समझानी थी, अब आपको समझ में आता जाएगा। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सूडो यूनिपोलर होते हैं सेंसरी गैंग्लियन में। और देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, न्यूरॉन्स की बात हम करते हैं सबसे पहले। देखिए सेंसरी गैंग्लियन की हम बात कर रहे हैं और इसमें न्यूरॉन्स हम बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं सूडो यूनिपोलर होते हैं, लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, प्रेजेंट इन ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। नर्व फाइबर्स कैसे होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं,
रन्स इन बंडल्स अमंग ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के बहुत सारे, जैसे ये समझ लीजिए ये न्यूरॉन्स के छोटे छोटे ग्रुप हैं, ठीक है, इनके बीच में ये ये न्यूरॉन्स के ग्रुप हो गए, इनके बीच में क्या होगा, ये नर्व फाइबर्स हो गए, ये ऐसे लंबे लंबे नर्व फाइबर्स हो गए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सैटेलाइट सेल्स की, तो सैटेलाइट सेल्स में बस ये डिफरेंस होता है कि दोनों में ही फ्लैट होते हैं ये, ठीक है, दोनों में ही फ्लैट होते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट रिंग फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था एक कंप्लीट रिंग फॉर्म करते हैं, लेकिन और जो ऑटोनॉमिक होते हैं उसमें बस ऐसे करके एक सैटेलाइट सेल ऐसे चिपका हुआ होगा, दूसरा ऐसे चिपका हुआ होगा, लेकिन रिंग फॉर्म नहीं करते हैं। सो डू नॉट फॉर्म द कंप्लीट रिंग, ठीक है। और अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें उसके गैंग्लियन की, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन को, तो ये मल्टीपोलर होते हैं, लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं। उसमें क्या थे, उसमें थे उसमें थे लार्ज, स्फेरिकल एंड प्रेजेंट इन ग्रुप। उसमें क्या होते हैं, लार्ज इरेगुलर एंड प्रेजेंट इन ग्रुप्स, एंड ऑल्सो मल्टीपोलर होते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। और इसमें हमें क्या क्या मिलता है, नर्व फाइबर्स मिलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक अनमाइलिनेटेड होते हैं। आपको सिर्फ इतना रटना है कि प्री गैंग्लियोनिक माइलिनेटेड होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक अनमाइलिनेटेड होते हैं, इससे आगे आपको कुछ नहीं सुनना है। हम अब क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इंजरी दैट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैथी अगर कहीं भी बात कर रहे हैं हम, जैसे इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन के अंदर की इंसेफेलोपैथी, ब्रेन से रिलेटेड इंजरी, उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और हम मोनो न्यूरोपैथी की बात करें तो इन्वॉल्व्स सिंगल नर्व, एक नर्व हो रही है तो मोनो न्यूरोपैथी, उससे ज्यादा नर्व हो रही है, दो तीन से ज्यादा नर्व हो रही है तो पॉलीन्यूरोपैथी। एक होती है रेडिकुलोपैथी, अगर मैं कहूं आपसे कि कंप्रेशन कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट का अगर कंप्रेशन है, ठीक है, ये स्पॉन्डिलाइटिस के केस में होता है, डिस्क प्रोलैप्स में कहते हैं ना, डिस्क खिसक गई उसकी, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेशन हो जाता है, नर्व का रूट होता है उसका कंप्रेशन। एक समझ समझ के देखिए, ये नर्व है, ये नर्व रूट है, बहुत सारी नर्व है यहाँ पे, ठीक है। अब सोच के देखिए, ये इनका कंप्रेशन हो गया, ये सोच के देखिए, ये इनका कंप्रेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी नर्व इनका बहुत छोटी जगह में आ गई है, ठीक है, ये ऐसे करके कंप्रेशन हो गया। सो इनका जो ट्रांसमिशन है, ये कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे ये ऐसी नर्व थी, ये कंप्रेशन हो गया। सो इन्वॉल्व कंप्रेशन ऑफ द नर्व रूट, टिपिकल स्पाइनल नर्व इन केस ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क प्रोलैप्स। अगर हम इंट्रैपमेंट सिंड्रोम की बात करें, तो इंट्रैपमेंट सिंड्रोम जो होता है रिजल्ट्स ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व इन अ नैरो पैसेज, ठीक है। अब नैरो पैसेज में कंप्रेशन अगर पेरिफेरल नर्व का हो, नर्व रूट का हो तो रेडिकुलोपैथी, और अगर पेरिफेरल नर्व का हो तो इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने बहुत सुना होगा, ये कुछ नहीं होता है, इसमें डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ हो जाता है, इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, इसमें जिसकी वजह से डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ हो जाता है, इसमें नंबनेस फील होती है, ब्लड विजन होता है, और आप क्या क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मोटर मूवमेंट्स, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर because of absence of neural lamellar sheath in CNS, regeneration is not possible there. absence of neural lamellar effects कुछ बता रहा हूं मैं, because of absence of neural lamellar sheaths in CNS, regeneration is not possible there. neural lamellar sheath नहीं होती, उसकी वजह से regeneration possible नहीं होता है। अगर neural lamellar sheath हो जाए तो सारी एल्जाइमर से लेके जितने भी डिप्रेशन, जितने भी सिंड्रोम है, सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट, एंड वी विल हैव ब्रेक थ्रू इनटू दिस। और आपने सुना होगा एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है वो भी इस पे बहुत कम कर रही है, न्यूरालिंक, स्टारलिंक तो रिलेटेड टू स्पेस है, बट न्यूरालिंक जो कंपनी है वो इस पे बहुत काम कर रही है, दे कैन break through into this in about 2040 और समथिंग, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट अगर हम बात करें तो सेंसरी गैंग्लिया हैव सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स एक्सेप्ट, देखो सेंसरी गैंग्लिया में सूडो यूनिपोलर होते हैं, मोटर गैंग्लिया में मल्टीपोलर होते हैं, लेकिन वेस्टिबुलोकोक्लियर गैंग्लिया जो होता है, जो सेंसरी गैंग्लिया होता है, जो वेस्टिबुलोकोक्लियर गैंग्लिया जो होता है वो सेंसरी गैंग्लिया होता है, लेकिन उसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक्सेप्शन, एक फैक्ट भी है। तो इसी के साथ हम ये अपनी क्लास एंड करते हैं। तो
अगला ही क्लास रहेगी हमारी रिसेप्टर्स पे, और उससे अगली हम मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ेंगे, और फिर डीप पहुंचेंगे न्यूरो एनाटॉमी में। ठीक है, उससे पहले कुछ आपको बीएमएस से रिलेटेड भी, जो प्योर बीएमएस है, जैसे उत्तमांगीय शरीर वगैरह, रचना शरीर का भी देखने को मिलेगा, और कुछ अष्टांग और चरक के भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू फ्रॉम माय साइड, सपोर्ट मी। ओके, मैं सॉल्टेटरी कंडक्शन का एनिमेशन भी लगा दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, ओके। The improved efficiency is due to the fact that the insulation provided by certain cells, called Schwann cells, which have wrapped themselves around each axon effectively limits the movement of ions to short segments between these cells, rather than allowing this ion exchange to take place along the entire length of the nerve fiber. Loss of the myelin sheath can cause serious impairment of function of the nerves involved.